आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाउज। तो क्लाउज क्या होता है? तो क्लाउज बेसिकली एक पार्ट है सेंटेंस का। सेंटेंस का क्या है? पार्ट है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है अदर देन मेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एक पूरा सेंटेंस होगा बड़ा सा, उस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, बट उस सेंटेंस के अंदर ही एक और उसका पार्ट होगा जिसके पास वो सेंटेंस नहीं है, बट उस सेंटेंस का पार्ट होने के बावजूद भी उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। हम सेंटेंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। These are such parts of sentences which have its own subject and predicate। ये ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो एक पूरा सेंटेंस होता है और सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो सेंटेंस नहीं होता है, उस सेंटेंस का पार्ट होता है और उस सेंटेंस के पार्ट का एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है अदर देन जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसके अलावा उस पार्ट का भी अपना एक क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्लाउज बोलते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं क्लाउज जो है हमारा सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस इनसाइड ए सेंटेंस। क्योंकि जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, हम उसको भी सेंटेंस बोल देते हैं। या आमतौर पर तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लाउज क्या है आम भाषा में, कि सेंटेंस इनसाइड ए सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ही एक सेंटेंस। ठीक, एग्जांपल देखेंगे सब समझ आएगा। हम समझ गए, इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम समझते हैं कि क्लाउज कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके पहले हमको क्या रिकॉल करना पड़ेगा? कंजंक्शन। बस रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? ये क्या होता है हमारा? फैन बॉयज। एक हो गया हमारा फॉर एंड नॉर बट और ये सो। तो ये सारे जितने कंजंक्शन हमने लिखा है ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और इसके अलावा जितने भी बच गए, इसके अलावा जितने भी बच गए, ये क्या है? अदर देन फैन बॉयज। वो क्या क्या है? हम बोल सकते हैं इफ, until, unless, though, because, as, since, after, before, when, how। इसको मिटा के लिखते हैं। और क्या क्या होता है इसी में लिख रहे हैं। as soon as long as, ये सारे जितने भी हमें लिखा है और जितने भी WH वर्ड होते हैं, why, that, where, what, इस सारे सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है।
क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो ये जो फेन वॉइस है यानी फॉर एंड नॉर और बट सो और येट सो, ये सब इसके अलावा जितने भी बच गए, इफ अनटिल अनलेस था बिकॉज एज लॉन्ग एज सुन एज वेदर वेदर एज लॉन्ग एज, तो बाकी व्हेन वेयर हाउ ये सब जितने भी हो गए, दैट ये सब क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक, तो हमने देख लिया कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। तो हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है, आई शेल गो होम बट यू स्टे हेयर, दे गॉट एंग्री व्हेन ही टोल्ड अ लाई। यहाँ से यहाँ हम पूछेंगे आपसे कि इसमें कितने सेंटेंस हैं, तो इसमें से बहुत लोग ये बोलेगा कि यहाँ दो सेंटेंस है। एक एक ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रिडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट ये हो गया, ये टू सब्जेक्ट टू प्रिडिकेट वन प्रेडिकेट सब्जेक्ट वन, दे सब्जेक्ट वन गॉट एंग्री प्रिडिकेट वन, ई सब्जेक्ट टू एंड प्रेडिकेट टू। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितने सेंटेंसेस हैं, आप बोलोगे दो सेंटेंसेस हैं। बट अगर कोई ऐसा जवाब दे रहा है, ऐसा क्यों जवाब दे रहा है, ऐसा जवाब दे रहा है इसका मतलब ये है कि उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने आ रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम ये बोलते हैं अगर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है तो हम उसको एक सेंटेंस बोल देते हैं। इस एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हमने एक सेंटेंस बोल दिया, और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट है दूसरा प्रेडिकेट हमने दो सेंटेंस बोल दिया। ठीक, उसी प्रकार सेंटेंस बी में भी ऐसा ही बोला। बट हमें ये समझना है यहाँ सेंटेंस दो नहीं है, सेंटेंस एक ही है। क्यों एक है, चूंकि हमने एक ही फुल स्टॉप यूज किया है, एक ही फुल स्टॉप यूज किया है। अगर दो सेंटेंस होता हम दो फुल स्टॉप यूज करते हैं, क्योंकि ये फुल स्टॉप जो होता है इसको हम बोलते हैं इंड पंक्चुएशन मार्क। अगर कोई भी सेंटेंस जहाँ इंड होता है, खत्म होता है, तो वहां हम ये फुल स्टॉप लगाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ एक ही इंड पंक्चुएशन मार्क यूज किया है, हम इसको एक ही सेंटेंस बोलेंगे। ठीक, तो ये दो सेंटेंस में यहाँ हाँ यहाँ है सेंटेंस, तो ये क्या है, तो ये सेंटेंस के ऐसे वो पार्ट है, ऐसे पार्ट है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ये क्या है, ये पूरे सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का ये ऐसे दो पार्ट है। इस पार्ट का अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है, इस पार्ट का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। इसी को हमने क्या बोला है, क्लाउज बोला है। ये सेंटेंस की वो पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बट ये सेंटेंस नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं क्लाउज, इसी को हम बोलते हैं क्लाउज। ये क्या है, क्लाउज। ये जो मैंने लिखा वही क्या है, क्लाउज है। तो अब चूंकि हमारे पास दो क्लाउज है, सेंटेंस एक ही है, तो इस दो क्लाउज को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक कंजंक्शन यूज किया। कंजंक्शन यूज किया, एक जगह बट कंजंक्शन का यूज किया, एक जगह सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया। ठीक, एक जगह हमने बट कंजंक्शन का यूज किया जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और एक जगह हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया जो कि ये है। ठीक, अब हमको ये ध्यान रखना है, ये जो हम कंजंक्शन लिखते हैं हम किसके साथ लिखते हैं, तो हम कंजंक्शन उस क्लाउज के साथ लिखते हैं जिसको हमें कनेक्ट करना है। जिस क्लाउज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमें यू स्टे हियर, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये जो कंजंक्शन है इसके साथ रखेंगे। तो ये इसमें इंक्लूडेड है, ये किसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो हम कंजंक्शन उस क्लाउज के साथ रखते हैं जिसको कनेक्ट कर रहे हैं,
ना कि उसके साथ जिससे हम दूसरी क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो क्लाउज है जिसमें इस क्लाउज को हम कनेक्ट करें, तो जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ कंजंक्शन रखा जाएगा, इसके साथ कंजंक्शन नहीं रखा जाएगा। ठीक, अब क्या समझना है? वो क्लाउज जो बिना कंजंक्शन की यूज हुई है, वो क्लाउज जो बिना कंजंक्शन की यूज हुई, जिसके साथ कंजंक्शन नहीं रखा गया, उसको हम बोलते हैं मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज। तो वो क्लाउज, तो ये जो है हमारे क्या है, मेन क्लाउज। ये क्या है हमारे मेन क्लाउज। तो वो क्लाउज जिसको बिना कंजंक्शन के यूज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं मेन क्लाउज। हमने क्या बोला, हम कंजंक्शन उसके साथ रखेंगे जिस क्लाउज को हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट किसको कर रहे हैं, यू स्टे हेयर को, ही टोल्ड है, जिसको कनेक्ट कर रहे हैं क्लाउज उसके साथ रखेंगे। ठीक, और जिसके साथ क्लाउज नहीं है उसको क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज। और जिसके साथ क्लाउज है उसके दो नाम है, क्या क्या। अगर हमने अगर हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, अगर हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है तो हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और अगर हमने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, हम क्या बोल देंगे, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, यहां तक हम लोग समझ गए। तो वह क्लाउज जिसके लिए पहले हमने ये समझा कि क्लाउज किसको बोलते हैं। हमने कहा क्लाउज सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये सेंटेंस पार्ट ही है, ये सेंटेंस नहीं है, बट सेंटेंस जैसा ही लगता है। इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो कोई कोई आदमी इसको दो सेंटेंस बोल देगा, बट अगर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ इंड पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं। बट हमने एक ही इंड पंक्चुएशन मार्क लिखा है, मतलब ये एक ही सेंटेंस। और एक ही सेंटेंस के दो ऐसे पार्ट हैं जिसका अपना अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग प्रेडिकेट है, इसलिए हम इसको क्लाउज वन, इसको हम क्लाउज टू बोलेंगे। अब क्लाउज वन क्लाउज टू हो गया, तब हमारे पास दो क्लाउज हो गए। अब दो क्लाउज को करेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो एक जगह हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया और एक जगह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया। उसके बाद हम ये कहा कि हम कंजंक्शन उस क्लाउज के साथ में रखते हैं जिसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके साथ में रखा, इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको साथ में रखा। अब जिसके साथ हम कंजंक्शन रख रहे हैं तो उसको कौन सा क्लाउज बोलते हैं। तो अगर हम उसको कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया, बट क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। और उसको कनेक्ट करने के लिए अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करेंगे तो हम उसको बोल देंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। सब यहाँ लिखा है। और जिसके लिए हमने कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज। तो लिखिए, फिर हम सब बात नोट करके लिख देते हैं। पॉज करके लिखिए। मेन क्लाउज, इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लाउज। मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज किसको बोलते हैं, तो उस क्लाउज को बोलते हैं जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाता है। वो क्लाउज जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसको बोलते हैं, वो क्लाउज जो, मतलब दैट क्लाउज विच इज रिटन विथ जो, इसके साथ लिखा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन
के साथ। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखा जाता है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, द क्लॉज दैट इज रिटन without conjunction is a main clause, and the clause that is written with coordinate conjunction is called coordinate clause, जिसे हमने पहले एग्जांपल में देख लिया था। ठीक, clause written with subordinate conjunction or subordinate clauses। तो वो क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखा जाता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक, तो ये जो हमने अभी लिखा था ये था टाइप्स ऑफ clauses according to a structure। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या था, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हमारे पास तीन क्लॉज है, क्या क्या है हमने देख लिया। एक है मेन क्लॉज जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाता है, एक है कोऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखा जाता है। हमने टाइप्स ऑफ क्लॉज समझ लिया कि स्ट्रक्चर के हिसाब से एक मेन क्लॉज जिसको हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। दूसरा हमने कहा कोऑर्डिनेट क्लॉज जो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमने समझा। उसके बाद हमने देखा वो क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखते हैं उसको हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला। तो इसके साथ हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, फैन बॉयज, फॉर, और, नॉर, बट, येट, सो, ये सब जिसके साथ लिखें। जैसे बट यू विल स्टे हियर, बट क्या था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था, इसलिए हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोला था। फिर व्हेन, जहां व्हेन था वो क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉज था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था, इसलिए हमने उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला था। हमने टाइप्स ऑफ क्लॉज देखा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब कहाँ कौन सा वर्ड यूज होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर कोऑर्डिनेट है कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम देखेंगे फंक्शन के हिसाब से कि फंक्शन के हिसाब से जो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो फंक्शन मतलब जो सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है, कैसे काम, ये तो था फॉर्मूला के हिसाब से बोल सकते ऐसा है तो ये बोलेंगे, ऐसा है ये, बट काम कैसे कर रहा है सेंटेंस, उसका फंक्शन क्या क्या रोल है, उस हिसाब से हम सेंटेंस को सेंटेंस बोले क्लॉज को देखेंगे। ठीक, हमने क्लॉज देखा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो हम क्लॉज देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट,
हमने देखा डिपेंडेंट क्लाउज, और डिपेंडेंट क्लाउज हम किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लाउज हम बोलते हैं किसको? डिपेंडेंट क्लाउज हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को। और इंडिपेंडेंट क्लाउज किसको बोलते हैं? मेन क्लाउज एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज को। डिपेंडेंट क्लाउज हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को, और इंडिपेंडेंट क्लाउज हम लोग बोलते हैं मेन क्लाउज को, और किसको? कोऑर्डिनेट क्लाउज को। ठीक, तो ये हम समझ गए। और फिर आगे समझते हैं फिर से। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो हमारे हैं, एक डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि अगर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, मान लो दो क्लाउज था, अगर हम यहाँ डिपेंडेंट क्लाउज लिखते हैं, क्लाउज, यहाँ हमको एक कोमा देना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक, बट अगर हम ऐसे लिखें, इंडिपेंडेंट क्लाउज, और यहाँ लिखे साथ में डिपेंडेंट क्लाउज, हमको यहाँ कोई कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तीसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक और इंडिपेंडेंट क्लाउज। दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, यहाँ हमको क्या देना पड़ेगा? कॉमा देना पड़ेगा। तो हमें ये कहा कि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लाउज लिखते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज, तो हमको दोनों को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा लिखना पड़ता है। बट हम पहले इंडिपेंडेंट क्लाउज लिखें फिर डिपेंडेंट क्लाउज लिखें, तो हमको कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल में लिखा था, दे गॉट एंग्री व्हेन ही टोल्ड अ लाई, तो वहां हमने कोई कॉमा नहीं लिखा। तो हम फिर से लिख के बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। और लेकिन हम अगर हम पहले डिपेंडेंट क्लाउज लिखें, पहले क्या लिखें? डिपेंडेंट क्लाउज लिखें, फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज लिखें, तो हमको यहाँ कोमा देना पड़ेगा। ठीक, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्लाउज इंडिपेंडेंट है, तो पहले हम समझते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता, डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ कोमा देना पड़ता है, यहाँ कोमा नहीं देना पड़ता है। ठीक, तो डिपेंडेंट क्लाउज हम किसको बोलते हैं? हम डिपेंडेंट क्लाउज उस क्लाउज को बोलते हैं जो अपना मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के दूसरे वर्ड से, दूसरे पार्ट से मदद लेता है। वो अकेले सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो डिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट क्लाउज किसको हमने बोला? या तो मेन क्लाउज को, या तो कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये ऐसे क्लाउज होते हैं जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस किसी दूसरे वर्ड या दूसरे पार्ट से मदद नहीं लेते, वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। ऐसे क्लाउज को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, तो हम इसको सेपरेट कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ समझ लो कि अपना अकेले मीनिंग कन्वे कर देगा, ये अपना मीनिंग अकेले कन्वे कर देगा। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा दे दिया। बट चूंकि ये डिपेंडेंट क्लाउज है और ये अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इस डिपेंडेंट क्लाउज पे, इंडिपेंडेंट क्लाउज पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने कॉमा नहीं दिया। ठीक, ये जो डिपेंडेंट क्लाउज है इसको हमने सेपरेट किया कि ये इंडिपेंडेंट, ये अपना मीनिंग खुद ही कन्वे कर लेगा, इसलिए हमने एक कॉमा दिया था। सिंपली ये समझना है कि अगर हम बाद में इंडिपेंडेंट क्लाउज लिखते हैं तो हम कॉमा देंगे। ठीक, तो डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? तो हम ये समझ सकते हैं ये डिपेंडेंट है, मतलब सबऑर्डिनेट होगा। एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए एक मेन क्लाउज का होना जरूरी है। मेन क्लाउज, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, मेन क्लाउज, और एक कौन था? कोऑर्डिनेट
क्लाउज, तो ऐसे लिख लीजिए। अब यहां से हमको ये भी समझ आता है कि जो डिपेंडेंट क्लाउज है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, उसको हम मेन क्लाउज के पहले भी लिख सकते हैं और मेन क्लाउज के बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कोऑर्डिनेट क्लाउज है उसको हमेशा हमको मेन क्लाउज के बाद में ही लिखना है, दैट इज रूल, ठीक, क्योंकि दोनों तो इंडिपेंडेंट ही होता था, हम उसको बाद में लिखेंगे तभी तो पता चलेगा मेन क्लाउज है, इसलिए शुरुआत में, ठीक। सबको हम एक एक पॉइंट करके लिखाते हैं। अब क्या क्या हमने बोला, ये कोमा वाला बात तो लिखा दिया है। अब हम लिखते हैं डिपेंडेंट क्लाउज किसको बोलते हैं। क्लाउज that can't that can't complete their meaning alone, ऐसा क्लाउज जो अपना मीनिंग अकेले कंप्लीट नहीं कर सकता। टू complete its meaning, it takes the help of independent क्लाउज, ऐसा क्लाउज जो अपना मीनिंग अकेले कन्वे नहीं कर सकता, क्लाउज दैट कैन नॉट कंप्लीट देयर मीनिंग। एक ही क्लाउज लिखे हैं तो इट्स लिख देते हैं, दैट नॉट कंप्लीट इट्स मीनिंग alone, अकेले कंप्लीट नहीं करता, इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए टेक्स द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज है उसका मदद लेता, उसका किसी वर्ड का मदद लेगा, इसका किसी फ्रेज का मदद लेगा, तो किसी का मदद लेके अपना मीनिंग कन्वे करेगा। इट कांट स्टे अलोन, ये अकेला यूज नहीं हो सकता है, इट कांट स्टे अलोन, ये अकेला यूज नहीं हो सकता है। यह इंडिपेंडेंट क्लाउज के किसी वर्ड, किसी सेंटेंस का मदद लेके अपना मीनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये क्लाउज करके लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तो चूंकि हिंदी में ही समझाता है। क्लाउज that can convey its meaning alone without taking help of any other parts of part of sentence, किसी दूसरे पार्ट के मदद लिए बिना ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, ठीक, नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक। हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज।
तो इंडिपेंडेंट क्लाउज हम लोग समझ गए। अब हम ये देखें, कॉमा फिल स्टॉप हम समझ गए थे। अब हम देखते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लाउज है, टू मेक अ सेंटेंस देयर मस्ट बी वन मेन क्लाउज। सेंटेंस बनाने के लिए एक मेन क्लाउज होना बहुत जरूरी है। ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है सब ऑर्डिनेट, हम सबऑर्डिनेटेड क्लाउज को सिर्फ सब और सबऑर्डिनेट प्लस मेन क्लाउज या मेन क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। दूसरा मेन क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। एक मेन क्लाउज का होना बहुत जरूरी, बिना मेन क्लाउज के सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक, ये हम समझ गए। अब हम ये जानना चाहते हैं, अब यहां हम देखें, अभी तक जो हमने देखा, हमने कहा कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज कैन बी written before or after main clause। ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, मेन क्लाउज के कैन बी रिटन, हाँ, तो मेन क्लाउज के पहले भी लिखा जा सकता है या मेन क्लाउज के बाद भी लिखा जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं, हमने पहले सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखा फिर मेन क्लाउज लिखा, या फिर मैंने मेन क्लाउज लिखो फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखो। बट जो कोऑर्डिनेट क्लाउज में हमेशा बाद में ही लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज ऑलवेज written आफ्टर मेन क्लाउज। ये हमेशा मेन क्लाउज के बाद ही लिखा जाता है। ठीक, ये भी हमको ध्यान रखना है। तब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। ठीक, तो एग्जांपल हमने लिखा, हमने क्या कहा था कि ये क्या है, एक मेन क्लॉज। किस क्लॉज को मेन क्लॉज बोलते हैं? जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाए, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। बट क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद हमने क्या बोला था, जो मेन क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दोनों बीच में क्या होता है? सेपरेटर। क्या होता है? सेपरेटर, दैट इज कोमा। ठीक, उसके बाद हमने क्या बोला था? दे गॉट एंग्री व्हेन ही टोल्ड अ लाई। ठीक, हमने कोई कोमा नहीं लिखा है। ठीक, यहां से यहां क्या है? मेन क्लॉज। जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाए वो मेन क्लॉज, जो कंजंक्शन के साथ लिखा जाए, और कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन ही टोल्ड अ लाई, हमने क्या किया? इसी को आगे भी लिख दिया। हमने क्या बोला था? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज के बाद में भी लिखा जा सकता है और मेन क्लॉज के पहले भी लिखा जा सकता है। हमने मेन क्लॉज के पहले लिखा। क्लॉज हमने क्या बोला था? अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज से पहले लिखें तो हम क्या लिखते हैं? एक कोमा लिखते हैं। जो भी हमने तुरंत लिखा है, हमने यहाँ क्या लिख दिया? कोमा लिख दिया। हमने ये भी बोला था सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम मेन क्लॉज से पहले लिख सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा बाद में ही लिखते हैं। ठीक,
ये हमको समझ आ गया। तब हम वो एग्जांपल देखेंगे इससे हम ये समझेंगे कि हमने इस क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोला और एक क्लाउज को हमने डिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोला, हम उसको समझेंगे। तो पहले हमने ये देख लिया कि कोमा आता है, कोमा आता है। दूसरा हमने ये देख लिया कि इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता उसको मेन क्लाउज बोलते हैं, जिसके साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उसको कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि जो हमने सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसको डिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोला है। ठीक, he will never forget what he has seen there। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? You should not believe the story that he told you। I shall go there after the match is over। ठीक, हमने सेंटेंस लिखा। हम लिख रहे हैं he will never forget, उसके बाद लिखा what he has seen there। हमने क्या बोला था, जितना भी WH फैमिली वर्ड है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखा जाता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। You should not believe the story that he told you। You should not believe the story that he told you। I shall go there after the match is over। ठीक, यहां जो हमने what लिखा है, ये जो that लिखा है, ये जो after लिखा है, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्योंकि ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके साथ जो क्लॉज लिखे जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सारे क्या हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट से लेके यहाँ तक क्या हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आफ्टर से लेके द मैच ओवर तक क्या हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। शॉर्ट में लिख दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे पढ़ते हैं। He will never forget। forget क्या होता है, he forget him, he forget the chapter। तो जो forget है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, forget इज ट्रांजिटिव वर्ब, भी मतलब ट्रांजिटिव। अब इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हम पूछे he will never forget, हमने पूछा what he will never forget। हमने क्या बताया था, जो what है और whom का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। he will never forget what he has seen there। तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो क्या कभी नहीं भूलेगा, जो उसने वहां देखा। दिस क्लाउज इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है या तो बस दो ही होता है। अब क्लाउज, तो ये जो क्लाउज बनेगा, कौन सा क्लाउज बनेगा, क्योंकि हम जब फ्रेज पढ़ा रहे तो उसमें क्या बोलते हैं, जो मेन जो हमारा होता है प्राइमरी पार्ट्स ऑफ नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। तो जैसे तीन प्रकार, सिर्फ 4 या 5 प्रकार के फ्रेज थे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक उसी प्रकार का यहाँ कौन सा फ्रेज होगा, दिस इज नाउन क्लाउज। फ्रेज नहीं तो क्लाउज है। क्लाउज क्या है, तो फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक ग्रामेटिकल यूनिट कर, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी तरह काम कर रहा होता है। बट ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसलिए हमने इसको क्लाउज बोला। बट जो फ्रेज होता है उसके पास अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन क्लाउज। क्या हो गया, नाउन क्लाउज। ठीक, अब क्योंकि इस फॉरगेट का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यू शुड नेवर बिलीव द स्टोरी दैट ही टोल्ड टू यू। हमने कहा विच स्टोरी दैट ही टोल्ड टू यू। ये जो पूरा क्लाउज दैट ही टोल्ड टू यू इस स्टोरी को डिस्क्राइब करा। ये रिप्लाई किसका, विच का, विच स्टोरी दैट ही टोल्ड टू यू। हमने क्या बताया था, जो विच है और व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये जो क्लाउज है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज। क्योंकि ये द स्टोरी क्या है, एक नाउन है। नाउन क्या करता है, जो एडजेक्टिव तो वो क्या करता है, किसी नाउन को अपने से पहले लिखे गए किसी नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। क्या हो गया, एडजेक्टिव। किसी नाउन को डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का।
ये क्या है, विच का रिप्लाई, जो विच का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। दैट ही टोल्ड, आई शैल गो देयर आफ्टर द मैच इज ओवर। आई शैल गो, कब, कब जाएंगे। तो ये जो गो एक्शन है वो कब होगा, ये जो गो एक्शन है, ये जो गो एक्शन है वो कब होगा, ये बताने के लिए हम एक क्लाउज लिखा, आफ्टर द मैच वॉज ओवर। व्हेन, कब जाएगा, आफ्टर द मैच वॉज ओवर। तो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब क्लाउज। ठीक, हम देख सकते हैं कि ये क्लाउज इस मेन क्लाउज में लिखे गए किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्लाउज जो कि नाउन क्लाउज है, मेन क्लाउज में लिखे गए जो वर्ब है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। हम ये देख सकते हैं जो ये क्लाउज है, ये मेन क्लाउज में लिखे गए किसी एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा है। तो ये सारी के सारी क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो हमने क्या देखा, जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है या तो नाउन की तरह काम करते हैं, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, या तो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। तो सबनेट क्लाउज कितने प्रकार के हो गए, सबनेट क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज एंड एडवर्ब क्लाउज। तो जो काम नाउन का होता है, एडजेक्टिव का होता है, एडवर्ब का होता है, वही काम नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज का भी होता है। ठीक, अब चूंकि नाउन क्लाउज है, चूंकि कोई वर्ड अगर नाउन है तो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो किसी वर्ब का होगा सब्जेक्ट, या अगर वो ऑब्जेक्ट है तो या तो किसी प्रीपोजिशन का होगा या फिर वर्ब का होगा। मतलब नाउन अकेला यूज नहीं हो सकता, उसको कोई कोई वर्ड होगा जिसके लिए वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा या किसी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर, मतलब ये अकेला यूज नहीं हो सकता है। क्योंकि ये अकेला यूज नहीं हो सकता, किसी कोई ना कोई चाहिए जिसको ये रेफर कर रहा हो या फिर जिसका ये ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। तो क्या किस पे डिपेंडेंट है, तो मेन क्लाउज में लिखे गए किसी न किसी वर्ड पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डिपेंडेंट क्लाउज। यहाँ अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्या करेगा, किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए जिसको ये डिस्क्राइब करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव का तो कोई काम नहीं है। तो यहाँ जो किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ये एडजेक्टिव क्लाउज वो कहाँ लिखा होगा, मेन क्लाउज। और एडवर्ब क्लाउज क्या करता है, व्हेन का, वेयर का, हाउ का रिप्लाई होता है, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या फिर किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। मतलब कोई ना कोई चाहिए जिसको ये डिस्क्राइब करेगा, चाहे एडजेक्टिव वर्ब चाहे वर्ब, तो वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो वो वर्ड लिखा होता है मेन क्लाउज। मेन क्लाउज में लिखेगा किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी दूसरे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसको रेफर कर रहा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। तो हमको ये समझ आ गया हम सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोलते हैं। चूंकि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है या तो नाउन की तरह काम करता है, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, या तो एडवर्ब की तरह काम करता है। और इन सब के लिए कोई ना कोई चाहिए, अगर नाउन है तो कोई वर्ब या प्रीपोजिशन चाहिए, अगर एडजेक्टिव है तो कोई नाउन चाहिए उसको डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर अगर एडवर्ब है तो कोई दूसरा वर्ड चाहिए जिसको ये वर्ब चाहिए जिसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मेन क्लाउज में लिखेगा किसी न किसी वर्ड पे, फ्रेज पे। ठीक, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। ठीक, अपनी भाषा में लिख लीजिए, हमको जो समझाना था समझा दिए। प्लेबैक कीजिए, नहीं समझ आया तो जो जो बोला था उसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। सबऑर्डिनेट क्लाउज है, 3 टाइप होते हैं। एक नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज एंड एडवर्ब क्लाउज। ठीक, 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। और जो फंक्शन नाउन का होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वही फंक्शन इसका भी होता है। मतलब नाउन क्लाउज 3 प्रकार होते हैं, एक्ट करता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव है डिस्क्राइब, नाउन डिस्क्राइब, एडजेक्टिव वर्ब।
neither adverb, ठीक। ये हम लोग समझ गए। चूंकि ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है तो अकेले यूज नहीं हो सकता है। ये जो नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, चूंकि सबनेट क्लॉज है, कहेगा वाई सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, हम क्या बोलेंगे? बिकॉज इट इज नाउन एडजेक्टिव और adverb clause, so it is dependent clause, so it is dependent clause and it depends on main clause। क्योंकि ये एडजेक्टिव या फिर नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज की तरह काम करते हैं, बिकॉज इट acts as noun adjective or adverb clauses, so it is dependent clause and it dependent on main clause, ठीक। ये जो सबनेट क्लाउज है इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोलते हैं? व्हाई सबनेट क्लाउज इज डिपेंडेंट क्लाउज? बिकॉज इट एक्ट एज नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या तो एडवर्ब तरह या फिर नाउन की तरह। सो इट डिपेंड्स, सो इट इज डिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज एंड ये डिपेंड करते हैं ऑन मेन क्लॉज, ठीक। इसका काम तो खत्म हो गया। ये तो मैंने सही लिख दिया, आपको अपनी भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, जो आता हो लिखिए, क्योंकि डिफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा। They are my friend and he is my neighbor। क्या लिखा? They are my friend and he is my neighbor। तो यहाँ जो एंड हमने लिखा ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हम बोले दे आर माय फ्रेंड, तो इसको अब अपना मीनिंग कन्वे करें, हम कंप्लीट होता है, वो मेरा दोस्त है। दूसरा बात हमने क्या? एंड ही इज माय नेबर। यहाँ एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पे मीनिंग कन्वे करने के लिए डिपेंडेंट होना नहीं पड़ रहा है। ये भी मेन क्लाउज है इंडिपेंडेंट, ये भी जो कोऑर्डिनेट क्लाउज है वही इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, तो दोनों अपना अपना मीनिंग इंडिपेंडेंटली कन्वे कर लगा रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इंडिपेंडेंट क्लाउज। क्या है? मेन क्लाउज। ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाउज। दे आर माय फ्रेंड एंड ही इज माय नेबर। तो वो मेरा दोस्त है और वो मेरे पड़ोसी है, खत्म, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। ये हम समझ गए कि जो डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, मेन क्लाउज क्यों डिपेंडेंट होता है, सबनेट क्लाउज कितने टाइप होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा समझते हैं, ठीक। सेंटेंस लिखा है आई नो वेयर दे लिव। हमने सेम सबऑर्डिनेट क्लाउज सब जगह लिखा है, यहाँ भी वेयर दे लिव लिखा है। आई हैव फाउंड द प्लेस वेयर दे लिव। आई विल नेवर गो वेयर दे लिव, ठीक। अब क्या सब जगह सेम सबनेट क्लाउज है? तो क्या सब जगह ये जो सेम सबनेट क्लाउज क्या सब जगह एज ए नाउन ही काम कर रहा है, या फिर या सब जगह एज ए एडवर्ब ही काम कर रहा है, या फिर या ये सब जगह एज ए एडजेक्टिव ही काम कर रहा है?
ये सवाल है। अब तो ये सबनेट क्लॉज हो गया, ये जो बच गया मेन क्लॉज हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको ये जानना, ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है? तो आई नो, नो जो है वो ट्रांजिटिव है, जैसे बोलते आई नो हिम, आई नो दिस मैन। तो यहाँ हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आई नो, आई नो व्हाट यू नो, आई नो वेयर दे लिव। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, क्या रिप्लाई है व्हाट का। तो दिस इज नाउन क्लॉज। आई हैव फाउंड द प्लेस वेयर दे लिव। आई हैव फाउंड द प्लेस, हम क्या बोलेंगे, विच प्लेस। ये इस प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ वेयर दे लिव क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज। I will never go where they live. I will never go. I will never go where. ये where का रिप्लाई है। ये go verb का रेफर करे कि वो कभी नहीं जाएगा, where कहाँ नहीं जाएगा। तो where का रिप्लाई है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। हम ये देख सकते हैं सेम सबनेट क्लॉज एक सेंटेंस में नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है, एक सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम सीधे सिर्फ क्लॉज को देख कर हम नहीं बता सकते हैं। अगर ये ना लिखा हो तो हम नहीं बता सकते नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। तो हम बोल सकते डिपेंडेंट करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा क्लॉज होगा, ये भी डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पे। अगर ये मेन क्लॉज के वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज है। अगर ये मेन क्लॉज की किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज है, प्लेस क्या है, नाउन है। अगर ये मेन क्लॉज में किसी वर्ब के प्लेस को बता रहा है और टाइम को बता रहा है कहाँ होगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सेम क्लॉज लिखे होने के बाद ही, सेम सबनेट क्लॉज लिखे होने के बाद ही, सेम वर्ड लिखे होने के बाद भी एक नाउन बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया, एक एडवर्ब। तो कंप्लीटली किस पे डिपेंड किया कि वो मेन क्लॉज में लिखे गए किस वर्ड को के लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है कि वर्ब के लिए। ठीक, तो यहाँ हमने 3 सेंटेंस लिखा है। तो इसमें कौन सा क्लॉज है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, ये जानना है। कौन कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये समझना। ठीक, तो हमने लिखा द मैन वांट मतलब होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। द मैन वांट रिटर्न होम अंटिल दीज पीपल हैव लेफ्ट। ये मैन जो है तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये लोग चले ना जाए। तो फ्यूचर के 2 इवेंट को बताने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब हम टेंस पढ़ाएंगे उसमें जब पढ़ाएंगे क्या कंडीशनल, तो हम ऐसा बताएंगे। अभी फिलहाल हमको जानना है कि सबनेट क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव और क्या है। एक, men will not return home until these people have left. These people have left. Until क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो मैन है तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये लोग चले ना जाए। until, ये रिटर्न के का जो एक्शन है वो कब होगा, ये एक्शन कब होगा उसके टाइम को रेफर कर रहा है। रिटर्न का एक्शन कब होगा, जब तक कि लोग घर न चले जाएं। when the man will not return home, तो आदमी कब तक नहीं लौटेगा, will not return, तो कब तक नहीं लौटेगा। इसका जवाब है until these people have left। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज, जो कि टाइम को रेफर कर रहा है कि रिटर्न का एक्शन टाइम को रेफर कर रहा था, रिटर्न का एक्शन कब हुआ। ठीक, why he went there alone is still a mystery to his family। तो ये जो हमने लिखा है why he went there alone, तो इस पार्ट का अपना सब्जेक्ट है और ये इसका अपना प्रेडिकेट है। और इसको देखें, इज स्टिल मिस्ट्री टू हिज फैमिली, इस पार्ट का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस पार्ट का जो है, ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा है, इज स्टिल ए मिस्ट्री टू हिज फैमिली, इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है, ये पूरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है व्हाई ही वेंट देयर अलोन, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज इस प्रेडिकेट के लिए एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज। हमने क्या बोला था, जो नाउन क्लॉज है
वो मेन क्लाउज के लिए एज ए ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी काम कर सकती है। यहाँ इस प्रिडिकेट के लिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, नाउन क्लाउज। व्हाई ही वेंट देयर अलोन इज स्टिल ए मिस्टर। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करें, हम इस पूरे क्लाउज के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाई ही वेंट देयर अलोन, व्हाट इज सब्जेक्ट, वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। हमें इस पूरी क्लाउज में जो लिखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, इज स्टिल ए मिस्ट्री टू हिज फैमिली। ये प्रिडिकेट हो गया, इस प्रिडिकेट के लिए पूरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर ये जो सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसके पास अपना सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। ही अपना सब्जेक्ट हो गया, इसका अपना प्रिडिकेट है, और वाई का हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या हो गया, पूरा एक पूरा सबऑर्डिनेट क्लाउज है जो कि इस प्रिडिकेट के लिए क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसको नाउन क्लाउज बोला। ठीक, एक्सप्लेन द पोएम वेल बट आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये मेन क्लाउज हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने समझ लिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमने फिर से 3 एग्जांपल दिया है। स्टोरी, फिर इसमें पहचानना है। The story that your brother has told you is a made-up one. The story that his brother told you is made-up one. हमने दोनों को डिफरेंट कलर से क्यों कलर किया है, समझिए। कमल will go to the city and take care of parent. Everyone liked movie because it was very entertaining. The story क्या एक नाउन है, लिखा the story that your brother had told you is a made up one. वो बनी बनाई स्टोरी है, मतलब खुद से बना के अपने मन से कुछ बोल रहा है। ठीक, हम बोल रहे विच स्टोरी दैट योर ब्रदर हैज टोल्ड टू यू, ये उसका सब्जेक्ट हो, योर ब्रदर हैज टोल्ड यू। ये जो योर ब्रदर है सब्जेक्ट है, हैज टोल्ड टू यू यहाँ से प्रिडिकेट है। तो ये पूरा क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज इस द स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। विच स्टोरी, कौन सा स्टोरी, दैट योर ब्रदर टोल्ड टू यू। तो ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या विच का रिप्लाई है, जो कि इस स्टोरी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लाउज है। और द स्टोरी इज अ मेड अप वंस, ये इसका सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है। ये जो रेड कलर है ये क्या है, मेन क्लाउज। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है तो पूरे क्लाउज बीच में भी आ सकता है। जैसे नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं द स्टोरी, जो नाउन होता है, जो एडजेक्टिव होता है क्या आता है, सेंटेंस के बीच में भी आता है। दिस इज गुड बॉय, क्या गया, सेंटेंस के बीच में ही आ गया। ठीक उसी प्रकार चूंकि ये एडजेक्टिव होता है तो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो ये इस सेंटेंस के बीच में, ये पूरा एक एडजेक्टिव है। द स्टोरी इज गुड आता है, तो ये जो एडजेक्टिव है बीच में भी आ सकता है। ये जो एडजेक्टिव क्लाउज है वो बीच में भी आ सकता है, जैसे ही इज अ गुड बॉय। ये गुड जो है, जो कि एडजेक्टिव सेंटेंस के बीच में आ गया। ठीक उसी प्रकार ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये मेन क्लाउज के अंदर भी आ सकते हैं और एक जैसे सेपरेट पार्ट भी हो सकते हैं। तो पहले मेन क्लाउज सब्जेक्ट है, मेन क्लाउज का उसका प्रेडिकेट यहाँ, बट उसके बीच में क्या आ गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज आ गया। क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, कभी नाउन की तरह काम करते हैं, तो उसका मेन क्लाउज का पार्ट ही हो जाते हैं। चूंकि उसके पार्ट है, मेन क्लाउज के लिए ही है, ये अलग अलग सेपरेट पार्ट नहीं है, इसलिए कभी उसके अंदर ही होते हैं, कभी उसके सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, समटाइम सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ क्या एक सेपरेट है, एवरीवन लाइक द मूवी, और अलग से यहाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यहाँ अलग मेन क्लाउज है, यहाँ अलग सबऑर्डिनेट क्लाउज सेपरेट है। तो इसको पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ मेन क्लाउज हो उसके बाद ही सबऑर्डिनेट क्लाउज, बीच में भी आ सकता है। जैसे यहाँ नाउन है
मेन क्लाउज का सब्जेक्ट है, मेन क्लाउज का प्रेडिकेट है और उसके बीच में ही सबऑर्डिनेट क्लाउज आ गया। और इससे पहले हमने सेंटेंस देखा था जिसमें वो मेन क्लाउज के सब्जेक्ट की तरह ही काम करने लगा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज कहीं भी आ सकता है। ठीक, इसको डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। कमल विल गो टू द सिटी एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट, ये हमेशा लास्ट में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ये मेन क्लाउज, मेन क्लाउज, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि एंड जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एवरीवन लाइक्ड द मूवी बिकॉज इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। हमने कहा एवरीवन लाइक्ड, व्हाई लाइक किया, लेकिन क्यों किया, ये वाई का रिप्लाई है बिकॉज इट इज ए वेरी एंटरटेनिंग, ये रीजन बता रहा है लाइक करने का रीजन। तो दिस इज व्हाट, जो वाई का रिप्लाई होता है क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है। ये हमने समझा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कहीं भी आ सकता है। ठीक, तो फिर से हमने 3 एग्जांपल लिखा, तीनों में आप देख सकते हो हमने सेम सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा, व्हेन यू मीट हिम देयर, व्हेन यू मीट हिम देयर, व्हेन यू मीट हिम देयर। फिर से जो पुराना सवाल था उसी टाइप का है, यहाँ हमने वेयर यूज किया था। तो हमको ये बताना है कहाँ ये एज ए नाउन क्लाउज काम कर रहा है, कहाँ ये एज एडजेक्टिव क्लाउज काम कर रहा है और कहाँ ये एज ए एडवर्ब क्लाउज काम कर रहा है। अभी तक आप समझ गए हैं तो आंसर दीजिए। तो कमल विल हेल्प यू, हम बोल रहे हैं कमल विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम देयर, कमल विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम देयर। कमल जो है मदद करेगा, कब मदद करेगा, ये रिप्लाई है व्हेन का, जब हम मिलेंगे, तो जिस समय हम मिलेंगे उससे उस समय वो मदद करेगा। ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज। यहाँ तो सबको पता चल गया हो गया। नोबडी नोज, नोबडी है उसके बाद नोज आया, तो हमें बताया जब नोबडी है उसके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आया था, इसलिए हमें सिंगुलर लिखा है, पहले ही बता चुके हैं। नोबडी नोज व्हेन यू मीट हिम देयर, कोई नहीं जानता है। व्हाट नोबडी नोज व्हेन यू मीट हिम देयर, कोई ये नहीं जानता है कि तुमसे कब मिलोगे। तो व्हाट का रिप्लाई है, रिप्लाई ऑफ व्हाट, ये क्या है, नाउन क्लाउज। वो क्या है, ट्रांजेक्टिव वर्ब, ट्रांजेक्टिव वर्ब का हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये क्या हो गया, नाउन क्लाउज। माय पेरेंट्स नो द टाइम, क्या मेरे पेरेंट्स क्या जानते हैं, स्नो वर्ब का हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। माय पेरेंट्स नो क्या जानते हैं, टाइम, टाइम को जानते हैं। कौन सा टाइम, विच टाइम, व्हेन यू मीट हिम देयर, उस टाइम को जब तुम उससे मिले थे। विच टाइम, ये विच का रिप्लाई है, क्योंकि ये विच का रिप्लाई है, ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। तो ऐसे हमें समझना है। तो क्लाउज का जो लेक्चर है यही खत्म हो गया। अब हमें आगे कुछ टाइप के सेंटेंसेस से जहाँ कंफ्यूजन होता है वो बहुत से बहुत हाफ एन आवर का लेक्चर होगा या फिर 15-20-25 मिनट का, उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक।